हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आप सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे इन्फ्लेशन चैप्टर की वीडियो का। तो इन्फ्लेशन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कम से कम टाइम में मैं लेके आ गया हूँ। कि देखो इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाना तो बड़ी बात नहीं, मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ा के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, कम टाइम में ज़्यादा कवर करना, क्योंकि हमारा पेपर है 6 मार्च को। चलो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं टॉपिक की। मुद्दा है हमारा इन्फ्लेशन। भैया ये इन्फ्लेशन है क्या सर, ये इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, नॉर्मली भाषा में बोला जाए, महंगाई। ठीक है, महंगाई सर, पर आलू का रेट महंगा हो गया, महंगाई हो गई। सर मार्कर महंगा हो गया, महंगाई हो गई। सर पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई। सर फ्रूट्स महंगे हो गए, क्या महंगाई हो गई। सर फर्नीचर महंगा हो, क्या महंगाई हो गई। बताओ, अगर सिर्फ फर्नीचर महंगा हो गया तो महंगाई नहीं हुई, लेकिन अगर ये सारी की सारी चीजें महंगी हो गई तो क्या हो गई, महंगाई हो गई। डेट मीन्स इन्फ्लेशन हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक फास्ट पेस, एक रेगुलर स्पीड के साथ आपका जो कोमोडिटी यानी कि सामान, वस्तुओं का प्राइस बढ़ता जाता है, अगर जो भी सामान है बढ़ता जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब किसी एक सामान का प्राइस बढ़े, जैसे कभी टमाटर महंगा हो गया था अभी बीच में, ओनियन प्याज महंगी हो गई थी, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। अगर हर चीज में, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, घूमने की हो, कोई भी चीज, जितनी भी हर तरह की सारी चीजें, गाड़ी, कागज, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ महंगा हो रहा है, तब क्या है, इन्फ्लेशन है। अगर सिर्फ कोई एक दो चीज महंगी हुई है तो डेट मीन वो कोई और रीजन है, वो टैक्स वगैरह का रीजन होता है, गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेयर हो सकता है, वो इन्फ्लेशन नहीं। लेकिन अगर हर चीज में महंगाई बढ़ेगी तो वो क्या होगा बेटा, इन्फ्लेशन। क्या लिखा है, इन्फ्लेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी सिचुएशन, एक सिचुएशन है इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परसिस्टेंटली राइज एट अ फास्ट पेस। जब फास्ट पेस के साथ, एक अच्छी स्पीड के साथ महंगाई बढ़ती है, इस रेट बढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है। चलो इन्फ्लेशन की मीनिंग जरूर से देख लेना, ठीक। इसको रफ करूं। चलो अब इन्फ्लेशन के बाद अगला टॉपिक इसमें है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। ठीक है, ये होता क्या है, उससे पहले आप लोग जान लो पहले प्राइस इंडेक्स क्या होता है। क्या होता है प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो मान लो जब दो डेटा को कंपेयर करोगे, आपका बेस ईयर है 2010 और आपका करंट ईयर है, जब आप किसी लास्ट ईयर से या किसी भी ईयर से कंपेयर करते हो, दो अलग अलग सालों के डेटा को, दो अलग अलग ईयर्स के डेटा को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। जैसे 2010 और अभी क्या चला 2024, 10 और 24। 2010 में ये मार्कर मिलता था 10 रुपए का, 2024 में ये मार्कर मिलता है 25 रुपीज की। ठीक है, तो ये क्या आप कंपेयर करो, कितने का चेंज हुआ है, 15 रुपीज का। ये क्या है बेटा आपका प्राइस इंडेक्स। क्या है बेटा जी आपका प्राइस इंडेक्स, समझ में आया। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब समझे, समझ के कि जब दो ईयर के डेटा को आप कंपेयर करते हो। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है यही चीज है, लेकिन जब होलसेल मार्केट में होलसेल का रेट चेंज, होलसेल समझते हो ना, जहां पर बल्क में सामान खरीदा जाता है, इकट्ठा सामान खरीदा जाता है, तो होलसेल प्राइस जब चेंज हो, दोनों के डेटा को कंपेयर करोगे, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। और जब यही डेटा को कंपेयर कंज्यूमर के लिए करोगे, कंज्यूमर जो कस्टमर दुकान सामान खरीदता है, वो क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ में आई बात। प्राइस इंडेक्स का मतलब बेस ईयर और करंट ईयर में कंपेयर करना, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब बेस ईयर करंट ईयर में कंपेयर करना, लेकिन होलसेल प्राइस का। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब वही बेस और करंट ईयर का कंपेयर करना, लेकिन कंज्यूमर प्राइस का रिटेल प्राइस का। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यही आपको लिख के आना, ओन वर्ड्स में लिखना, कोई रट्टा वट्टा नहीं मारेगा। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीज है, आराम से करना है और रट्टा नहीं मारना किसी को। चलो आगे देखो, हो गया क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कंज्यूमर प्राइस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है सर, देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में 4 इन्फ्लेशन है। सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा होगा रनिंग इन्फ्लेशन, नहीं वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग। तीसरा है रनिंग, और द फोर्थ इज
हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसके बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए कौन किस में कितना कितना परसेंटेज बढ़ता है। अगर मान लो 0 से 3% बढ़ रहा है महंगाई, अगर आपकी 0 से 3% के बीच में बढ़ रही है तो वो क्या है आपका बेटा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कोई टेंशन और परेशानी वाली घबराने वाली बात नहीं है, एक तरह से ये अच्छा है, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 0 से 3% के बीच में बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। एमसीक्यू में अगर आ जाए कि इन्फ्लेशन का फर्स्ट स्टेज कौन है तो यही है, ठीक है, क्लियर। नंबर 2 वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या है? 3 to 6%। वॉकिंग में है 3 to 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वॉकिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब वॉकिंग इन्फ्लेशन में आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, भैया जाग जाओ, ठीक है, वार्निंग सिग्नल मिल रहा है, जाग जाओ नहीं तो महंगाई बढ़ने वाली है, ठीक। गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। रनिंग में आपका 10 से 20% के बीच में होता है, 10 से 20% के बीच में होगा तो रनिंग इन्फ्लेशन, और 20 से 100 के बीच में होगा वो क्या हो जाएगा आपका हाइपर इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा बेटा? हाइपर इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर वार वाले कंडीशन हो, जैसे आजकल यूक्रेन में चल रहा था रशिया का, और उसके बाद आपका फिलिस्तीन चल रहा है, तो ये सब जगहों पर आपको हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वार है तो वहां पर लोग और सामान महंगा कर देते हैं, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये 4 इन्फ्लेशन है, चारों के परसेंटेज जरूर से याद करना। वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम लोग ट्रोटिंग, TROTT ये भी नाम से जानते हैं, TROTTING ट्रोटिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है? हाँ कि ना? हाइपर इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। पेपर में मालूम चले गैलोपिंग लिख के आ गया, लो भैया सर पकड़ के बैठो, अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसका जो अदर नेम है वो भी आप लोग याद कर लो, क्लियर है? रफ करूं? चलो, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके बाद क्या है भैया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिमांड को पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टॉपिक हेडिंग क्या है? डिमांड पुल, हाँ ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो वहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है। जब डिमांड बढ़ जाए किसी भी चीज़ की, सप्लाई और कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कभी कभी होता है ना, जो सामान कम मिल रहे होते हैं तो उसके प्राइस महंगे हो जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा खरीदने के लिए बोल रहा है, लेकिन सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होगा बेटा जी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या, ऐसा क्यों होता है? नंबर 1 सुनते जाओ, इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, द फर्स्ट मेजर कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इज द मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सप्लाई मनी इंक्लूड करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट एट बैंक। दिस मनी स्पेंडेबल फ्रॉम डिपॉन डिपॉजिट द बैंक कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, हैंस एक्ट मीडियम एक्सचेंज। जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई मतलब मार्केट में पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाए, लोन वगैरह मिल रहा है, लोगों को पैसा ईजिली मार्केट में प्रोवाइड हो रहा है, सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास पैसा ज़्यादा जाएगा। और जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो आप क्या करोगे यार? सब डिमांड तो करोगे ही, समझ में आ गया। और जब इसीलिए गवर्नमेंट वहाँ पर फिर रेट महंगा कर देती है। वो रीज़न तो आपको पढ़ना नहीं, वो सेंट्रल बैंक में पढ़ना है। नॉर्मली समझो, पहला कॉज है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है उधार का, तो वहाँ पर क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम। कॉमन सेंस की बात है, आपके पास पैसा है तो डिमांड आप ज़्यादा करोगे। नंबर 2, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज, इट रेज देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सिंपल वर्ड में, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड भी वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 10 लोग हैं, डिमांड कम है, वही जगह पे 100 लोग हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है कॉजेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। क्लियर हुआ? समझ में आ रही? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, अगर एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज हो गई तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि बाहर से भी लोग कर रहे हैं, अब बाहर सामान भेज रहे हो, है ना, सप्लाई तो कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसमें आपको 2 देख के जाना, इससे ज़्यादा नहीं, 2 कॉजेस देख के जाओ, विल बी इनफ। डिमांड क्या होता है? कॉस्ट पुश
इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बच्चा मतलब होता है, सिंपल मैं तुमसे आप लोगों को बताऊं तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी कॉस्ट महंगी हो जाए तो अपने आप महंगी हो जाएगी। जैसे मार्कर है, प्लास्टिक लगा है, पहले प्लास्टिक जो है 50 रुपीज़ के जी था, अब 50 से 100 रुपीज़ के जी हो गए। अगर मार्कर की प्लास्टिक महंगी मिल रही है, मार्कर की इंक ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो ये मार्कर भी मार्केट में महंगा मिलेगा। तो कहने का मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब सामान महंगा होगा, बन रहा है महंगा, तो बिकेगा भी क्या? महंगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके कॉजेस क्या है? नंबर 1 पहला कॉजेस है राइस इन वेजेस। क्या है बेटा? राइस इन वेजेस। राइस इन वेजेस का मतलब ये है कि अब जो लेबर आपके यहाँ काम करते थे उनकी आपने सैलरी बढ़ा दी। आपने उनको 100 रुपये पर डे देते थे, अब 150 देते हो। अब जब वो 150 लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका खर्च ज़्यादा आ रहा है प्रोडक्शन में, तो आपको मजबूरी में महंगाई वो पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल। जो भी आप सामान बनाते हो, बुक बनाते हो, मोबाइल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ये बोर्ड बनाते हो, तो उसका क्या हुआ? बेसिक मटेरियल जो मिलता था वो महंगा हो गया। लकड़ी बनाते थे बोर्ड, अब लकड़ी महंगी मिल रही है मार्केट में, है ना, वुड्स जो है महंगा मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। हायर टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दे, है ना, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तब भी सामान महंगा हो जाएगा। भाई ये मार्केट 25 रुपए का था, गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ, गवर्नमेंट ने कहा 25 में, अब इसमें 10 रुपए हमें भी चाहिए। अब उसने 10 रुपए का क्या लगा दिया? टैक्स। अब 25 से क्या हो गया? 35 रुपीज़ हो गए, तो महंगा हो गया। 25 वाला मार्केट 35 का हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्सेस वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। पहले 1 रुपये लगता है 24 का, तो 25, अब वो 11 रुपीज़ ले रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। 3 बता दिए, 3 आपके लिए इनफ है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है भैया? चलो बताओ। तो सबसे पहले 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक तो इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन, अगर इन्फ्लेशन आया तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बेटा जी बताना है। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नंबर 1 मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो जो रिसोर्सेस हैं भाई लिमिटेड ही रहेंगे क्योंकि महंगा हो गया सामान। अब सामान महंगा हो गया है तो जो भी प्रोड्यूसर हैं वो इसेंशियल चीज़ें ना बनाकर नॉन इसेंशियल चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे। मतलब जो रोटी कपड़ा मकान है उसको ना बना के वो लोग एसी फ्रिज वॉश ऐसी चीज़ें बनाएंगे प्रोड्यूसर जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। समझ रहे हो? तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस है उसका मिस एलोकेट किया जाएगा अगर इन्फ्लेशन आ गया। नंबर 2 प्रोड्यूसिंग इन सेविंग, रिड्यूसिंग इन सेविंग। सेविंग में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रिडक्शन हो जाएगा सेविंग में। मतलब समझ रहे हो, सेविंग जो कर रहे हो आप कम कर पाओगे। आपकी इनकम तो 10,000 रुपये थी, आप खर्चा करते थे 8,000 रुपये बचा लेते थे। अब सब कुछ महंगा हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, तो आप रिडक्शन इन सेविंग पैसा कम बचा पाओगे। ठीक। डिस्करेज फॉरेन कैपिटल। थर्ड पॉइंट है डिस्करेज फॉरेन कैपिटल। बेटा इसका मतलब ये होता है कि कोई दूसरी कंट्री के लोग आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि उनको डर लगेगा ना यार, ये जिस कंट्री में महंगाई बढ़ रही वहाँ पे कोई इन्वेस्ट क्यों करना चाह पाएगा। तो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 4 होल्डिंग, HOARDING। होल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लैक मार्केटिंग। क्योंकि महंगाई हो रही है तो लोग क्या करेंगे? ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और चोरी छुप के सामान बेचेंगे और महंगे रेट पे बेचेंगे। इससे और ज़्यादा आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। और लास्ट 5 में है आपका फॉल इन क्वालिटी। अब अगर मान लो महंगाई बढ़ गई तो क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। लोग
खराब क्वालिटी के सामान बनाने लगेंगे, क्योंकि सेलर अपने हिसाब से बनाएगा फिर, ताकि कम से कम रेट में सामान बने। समझ में आ रही बात? तो ये 5 चीज़ें इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर ये पड़ेगा। ठीक, नंबर 2 पर है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेटा पहला पॉइंट है वो, उसमें देखो आपको जो है इसमें डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स है, वेजेस सैलरी, आपको सिर्फ 2 पॉइंट है सिलेबस में। एक तो ये बोल रहा है वेजेस एंड सैलरीड क्लास और फिक्स्ड इनकम ग्रुप, और दूसरा है बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी मतलब बेटा देखो डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन आ गया तो जो फिक्स इनकम ग्रुप वाले लोग उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो बिजनेस कम्युनिटी उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है, अगर महंगाई बढ़ गई तो जो फिक्स इनकम, जिनकी इनकम फिक्स है, मान लो 50,000 कमाते थे, महंगाई बढ़ गई, पैसा तो 85,000 है, या फिर जिस रेट से महंगाई बढ़ी उस रेट से इनकम नहीं बढ़ती। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है बेटा उस रेट से इनकम नहीं बढ़ती है, तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो इनकी फिक्स है लेकिन महंगाई बढ़ गई। समझ में आ रही बात? तो इनके ऊपर क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनका प्रॉफिट होगा। भाई मैं बिजनेस करता हूँ, अगर महंगाई बढ़ी तो क्या होगा, कोचिंग में मुझे मान लो मैं बोर्ड बेचता हूँ बना के, ठीक, बोर्ड एग्जाम्पल बेस्ट है, बोर्ड बेचता हूँ बना के 3,000 रुपये का, महंगाई बढ़ी, अब मैं 4,000 का बेचूंगा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, लोग तो बोर्ड खरीदेंगे ही ना, बोर्ड के बिना काम कहाँ चलना है। तो बिजनेस कम्युनिटी वाले को प्रॉफिट होता है, लेकिन विजय सैलरी क्लास वाले को इसका इफेक्ट पड़ता है, इनके लिए नुकसान होता है। समझ में आई बात? तो ये इफेक्ट आपसे पूछ सकता है, और ये वाले टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। और आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने गेस्ट पेपर भी बना रखा है, अगर आप लोग गेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत से लोगों ने लिया है। अगर आप लोग को डर लग रहा है, तो अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वो स्पेशली ज़रूर से वो 4 गेस्ट पेपर है वो पढ़ के चले जाए, उनका पेपर में बोर्ड एग्जाम में 60+ तो गारंटी आराम से बन जाएगा, अगर वो लेना चाहें तो। अदरवाइज आप लोग इसको पढ़ के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसको भी अपलोड किए, उसको भी देख के आप आराम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।